नमस्कार। आज प्राइम टाइम में 3 मुद्दों पर बात होगी। पहली बड़ी खबर है बंगाल की सियासत, जिससे सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है ममता बनर्जी को लगी चोट। हमला था या हादसा, बस इसी पर राजनीति जारी है। तृणमूल कांग्रेस इसे साजिश बता रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि सहानुभूति के लिए यह सब ममता बनर्जी कर रही हैं। दूसरी बड़ी खबर, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं, पहले अगर आपको याद हो जम्मू कश्मीर के भी थे, गोवा के भी थे। 3 महीने से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन चल रहा है। अचानक से उनका एक बयान आया है, किसानों के साथ खड़े दिखे और सरकार पर सवाल उठाए हैं उन्होंने। सत्यपाल मलिक बागपत के रहने वाले हैं और आपको एक हिंट दे दूं, बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। यह वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां के राकेश और नरेश टिकैत धरना दे रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, सचिन वाजे आखिर ये हैं कौन जो इतनी सुर्खियों में है, जिस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है और एनआईए को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा है। कैसे उनकी जर्नी रही है, ऊपर उठते हैं तेजी से, गिरते भी हैं तेजी से, फिर उठते हैं और शायद अभी फिर गिरे। ये सारी खबरें आज प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सियासी पश्चिम बंगाल की। আমার পায়ে চোট লাগার ফলে কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। অন্যদিকে বিজেপি একটা পার্টি, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, ডিজেলের দাম বাড়িয়ে যাচ্ছে, মানুষ রেশনে গেলে কেরোসিন পাচ্ছে না, কেরোসিন বন্ধ করে দিয়েছে, চাল নেই, গম নেই, আটা নেই, দোকানে কেরোসিন নেই, গ্যাসের দোকানে গ্যাস বিনা পয়সায় চাল পাচ্ছেন, আর সেটা রান্না করতে গেলে কেরোসিন পাচ্ছেন না। আর গ্যাসে রান্না করতে গেলে একটা গ্যাসের দাম 800 টাকা হয়েছে। ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ, কয়লা শিল্প বিক্রি করে দিচ্ছ, কয়লা শিল্পীরা কোথায় যাবে? কয়লা শ্রমিকরা কোথায় যাবে? কোল ইন্ডিয়া, বিসিসিএল, ইসিসিএল স্টিল বন্ধ করে দিচ্ছ, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছ, রেল বিক্রি করে দিচ্ছ, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছ, ব্যাংক বিক্রি করে দিচ্ছ, সেল বিক্রি করে দিচ্ছ, নোটবন্দি করে অনেক টাকা কামিয়েছ। সেই টাকা দিয়ে কামিয়েছ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা, আর লোককে ভিক্ষা দাও ইলেকশনের সময় 500 টাকা, 5000 টাকা। ममता जी के पैर में चोट आई, देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाएं, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द होता। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनके बारे में एक चीज तो बता दें कि बैकफुट में अपने आप को कोई नहीं मानता। ये दोनों ही फ्रंट फुट पे खेल रही हैं, ममता बनर्जी की पार्टी भी और अमित शाह की पार्टी भी। आइए एक इस पर चर्चा कर लें छोटी सी। किया घोष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और रिजू दत्ता प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। क्या घोष जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये हमलावर होना, एक राजनीति में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की एक बड़ी अग्रेसिव फॉर्म ऑफ पॉलिटिकिंग है, और जब ममता बनर्जी को चोट लगी, हमला था या हादसा वो छोड़ दीजिए, जब चोट लगी तो उसके बाद एक उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पे आएगी कि एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको कैसे अटैक करें। लेकिन आप तो फ्रंट फुट पे खेल गए और अभी भी लगातार वो अटैक जारी है। रणनीति क्या है?
ये इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बीजेपी को कि ये हमला नहीं है? पहली बात ये बता दें आपको कि जिस दिन ममता बनर्जी को चोट लगी थी, सबसे पहली बात ये है कि वो अस्पताल से वो घर आ गई, अपना राजनीति में फिर से उनको दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की एक नागरिक होने के तहत मुझे अच्छा लगता है कि उनको राजनीति के मैदान में फिर से देखते हैं। अब बात है आपके प्रश्न के उत्तर। पहली बात ये, रणनीति कुछ नहीं, रणनीति जो पहले भी था वो अब भी है। ये जो सरकार है तृणमूल की, इसमें करप्शन, इसमें कटमनी, सिंडिकेट, ये चीज भरी पड़ी है और इस चीज को ही बंगाल की जनता नकार रही है। और इसी की वजह से इस 2021 में 2 मई ममता गई हो जाएगी और हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं, पर मिस घोष, फिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि अमित शाह को बार बार ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है या उस पर बयान देना पड़ रहा है? आप रहते अपने कटमनी वाले बयान पर। तो ममता बनर्जी को चोट आई है। ममता बनर्जी पहले दिन उन्होंने कहा था ये कॉन्स्पिरेसी हुई है उनके खिलाफ, षड्यंत्र रचा गया है उनके खिलाफ। उसके बाद उनका ही जिले के पुलिस सुपर उन्होंने बोल दिया कि ये एक्सीडेंट है। ये कोई नकार नहीं रहा है कि उनको चोट लगी है। हम लोग भी चाहते हैं वो जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए और हम उनको देखना चाहते हैं कि नंदीग्राम से लड़े और लड़ने के बाद देखिए आप वो लड़े और लड़े, उनको लड़ाई के मैदान में जिस मर्म से अभी बोल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो शुरुआती बयान आए थे वो इतने मार्मिक नहीं थे। वो तो चोट लगने के 2-3 मिनट के अंदर ही अंदर उसको ड्रामा, मेलोड्रामा, दुनिया जहां की चीजें बोल दी गई थी। तब तक तो जांच भी नहीं हुई थी। जिन्होंने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत सोचना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही रहा है और यही रहेगी। रिजू दत्ता, आप देखिए, हम इस पर चर्चा लगातार काफी टाइम से कर रहे हैं। आप भी इससे पहले बहुत बार डिबेट पर आ चुके हैं और हर बार सवाल एक ही रहता है। सवाल यह है कि देखिए, 2-धारी तलवार है और 2-धारी तलवार इसलिए है क्योंकि अगर तो आप हमदर्दी बटोर रहे हैं इस स्थिति से तो ठीक है, हमदर्दी लोगों की मिलेगी, लोकप्रिय नेता हैं, हमदर्दी होगी उनको कि उनकी लोकप्रिय नेता व्हीलचेयर पर है। लेकिन अगर जांच में यह आ गया कि यह हमला तो था ही नहीं, ये तो हादसा था, तो फिर आपको नहीं लगता ये हमदर्दी बदल भी सकती है और किसी और के प्रति हमदर्दी हो सकती है? संकेत जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, हम लोगों को ना हमदर्दी की जरूरत है, ना ही हम लोगों को ये बताने की जरूरत है कि क्या हुआ था, क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी लोगों के दिल में बसते हैं बंगाल में, क्योंकि उन्होंने जो काम किया लोगों के लिए वही काफी है। ममता बनर्जी के ऊपर एक हमला हुआ, उनके पैर में चोट आई, उनके पैर में माइनर फ्रैक्चर भी आया, हेयरलाइन फ्रैक्चर। आज वो शेरनी व्हीलचेयर पे कैंपेनिंग कर रही थी। इन्होंने तो सोचा था कि टीएमसी का एक ही कैंपेनर है, एक ही स्टार फेस है, उसको अस्पताल पहुंचा दो, खेल खत्म हो गया। बट खेला तो हो रहा है, इसलिए ये लोग बौखला गए। और अभी आपको संकेत जी मैं एक मजेदार बात कहता हूं। आज शुभेंदु अधिकारी भागते भागते गए थे इलेक्शन कमीशन के पास कि ममता बनर्जी के नाम पे क्रिमिनल केसेस है, उनका नॉमिनेशन खारिज कर दो। और सीबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ममता बनर्जी कोई और ही ममता बनर्जी है। और उसी टाइम झाड़ग्राम आने से पहले, क्योंकि लोग नहीं थे, पूरा ग्राउंड खाली था, उनके हमारे गृह मंत्री के चॉपर में भी टेक्निकल ग्लिच आ गया। तो इनको क्लियरली दिख रहा है कि दीवार पे बड़ा बड़ा से लिखा है कि टीएमसी बहुमत की सरकार बना रही है। हमारे सारे साम दाम दंड भेद फेल हो गए हैं। अभी इनको हर 24 घंटे में इनका नैरेटिव चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, शुबीर भौमिक, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने टीएमसी बनाम बीजेपी सुन लिया, प्रवक्ताओं का क्या कहना है, नेताओं का क्या कहना है, आपका विश्लेषण क्या है? मेरा सबसे बड़ा जो है खौफ है वो मीडिया पे है। जिस दिन ये हादसा हुआ, हाँ। मैं कोई चैनल में बैठा था, मैंने कहा ये कोई स्टोरी नहीं है। हमारे मीडिया वाले भी, ये जो आपका बाइट कलेक्टर वाला चक्कर है ना, मैं तो पुराना क्लासिकल जर्नलिस्ट हूँ, हाँ। तो हमारे लिए कोई स्टोरी नहीं है साहब। चोट जरूर है, उनको चोट लगा है, बट चोट लग जाता है। हादसा अगर होता तो ये दूसरा रूप लेता है। ऐसा बंगाल में हादसा इस तरह का नहीं होता है। अगर हमला होता है तो वो हम देख चुके हैं, बंगाल कवर कर रहे हैं 30 साल से। तो हमने कहा, वो चैनल में बैठ के भी मैंने कहा, चैनल का नाम नहीं लूंगा, कि साहब यू आर मच अबाउट नथिंग। अब आप अगर जर्नलिस्ट होके अपने आप को पोस्टमैन मानते हो
कि किसी ने कुछ कह दिया उसको कैरी करना है। मैं आपको संकेत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1980 त्रिपुरा में रायट हो गया, कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टी था, लेफ्ट फ्रंट पावर में था, कांग्रेस का चीफ, स्टेट का चीफ, पीसीसी प्रेसिडेंट, मैं पीटीआई में था, मेरे दफ्तर में आके बोला 8,000 बंगालियों को मार दिया है। मैं वो स्टोरी कैरी नहीं किया। उसने मुझे थ्रेट किया कि मैं दिल्ली में लोगों को जानता हूं, मिसेस गांधी का जमाना था, हम आपको देख लेंगे। अगर देखो रायट हो रहा है, उसमें अगर पीटीआई स्टेट कांग्रेस चीफ को कोर्ट भले कर लिया, स्टोरी में चला देता 8,000 बंगाली मर गया है, तो इसका क्या नतीजा होता आप समझ रहे हो ना। तो ये जो जर्नलिस्टिक कल्चर है कि किसी ने कुछ कह दिया, जस्ट बिकॉज समबडी इज एन इंपॉर्टेंट लीडर डज नॉट मीन आई हैव टू कैरी दैट स्टोरी। ये चीज हमारे ये जो बाइट कल्चर आप लोगों का है कि खड़े हो जाओ, बाइट ले लो और किसी ने कुछ जो मर्जी बोल दिया उसको चला दो। तुम आई एम क्वेश्चनिंग माई मीडिया कल्चर। पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस, दे विल डू व्हाट दे आर डूइंग, वो करते हैं और क्या हमको जानते हैं। हम आपका विचार होना ठीक बात है, लेकिन ये किसी ने कुछ कह दिया उसको कैरी करना है। तब मैं समझता हूं कि एक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते मैं तो पहले खुद जांच पड़ताल करूंगा ना, पता करूंगा इसमें दम कितना है, अगर दम है तो कैरी करूंगा। समझ गए? ही सेड शी सेड ना हो, ठीक बात है। लेकिन देखिए अब शुभीर बाबू, अब क्या है कि आपने जो इस पर राय अपनी प्रकट की है, ये भी एक राय है, ये भी एक ओपिनियन है। तो अब ये इस स्टोरी में, इस पूरे मामले में आपने भी एक राय ही दी है, और आप भी दुर्भाग्यवश मेरा यही टीवी के इस दौर में आप भी एक बाइट हैं। स्टोरी नहीं समझता हूं उसको मैं कैरी नहीं करूंगा। सिंपल, इट्स ए नो फॉर मी, दिस इज नॉट ए स्टोरी। इसीलिए एनडीटीवी पर ये अगर समझ लीजिए, सुनिए संकेत जी, हाँ जी, अगर ये एक्सीडेंट सीरियस एक्सीडेंट होता, इट्स डेफिनेटली a big story because Mamata Banerjee is an important leader. She is the chief minister, she is the party supremo, and any injury, कोई इंजुरी अगर उनको इस तरह का हो जाए कि वो कैंपेन नहीं कर पाते हैं, वो स्टोरी अपने आप में। अगर सही में कोई हमला वगैरह का गुंजाइश है तो वो भी स्टोरी है। बट एक वो चोट वैसे लगा उनको, जो भी वजह हो, जैसे भी लगा हो, और उसके बाद वो 2 दिन बाद कैंपेन ट्रेल में आ गए हैं, तो अच्छी बात है, खुशखबरी है बंगाल के लिए। बट मैं इसको जिस अहमियत से आप लोगों ने पूरा आधा घंटा 1 घंटे का प्रोग्राम इसमें बर्बाद किया, मैं समझता हूं इट्स ए क्लासिक वेस्ट ऑफ एयर टाइम। नहीं, अपना प्रोग्राम तो 10 ही मिनट का है, जिसमें से 9 पूरे हो गए। अपना प्रोग्राम आधे घंटे का नहीं, 9 मिनट का है, वो 1 मिनट बचा है। आइए एक प्रतिक्रिया ले लें, रिजू दत्ता और किया घोष। रिजू दत्ता, आपने सुन लिया शुभीर भौमिक ने क्या बोला कि ये ठीक है, उन्होंने मीडिया पर ही सवाल उठाए, वो उठाना चाहिए भी, तो लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन रिजू दत्ता, आप मुझे ये बताइए कि फिर से मैं वापस आता हूं, लोकप्रियता या हमदर्दी हो सकता है आपको इससे मिल जाए, लेकिन अगर ये सच नहीं हुआ तो? देखिए संकेत जी, पहला बात यह है कि सच होगा नहीं होगा वो उसका तय कौन करेगा। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, एक कहावत है इंग्लिश में कि द स्ट्रेंथ ऑफ द डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस। तो जब हमारे केंद्रीय विभाग, अभी जैसे बीजेपी के जो पॉलिटिकल दोस्त थे सब तो छोड़ के चले गए, इनके भी 4 दोस्त हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी और अभी इलेक्शन कमीशन। तो अब इलेक्शन कमीशन में जो ब्यूरोक्रेट्स है, पहले इनको ही सर्व करते थे। तो सही जांच होगा कहां से, सही रिपोर्ट जवाब ले लें किया घोष जी का। आपके नए जो अलायंस पार्टनर है तृणमूल, कुछ दिन पहले ही जो यहाँ के एक उच्च पुलिस अधिकारी थे, वो अभी तृणमूल के लिए वो कैंडिडेट है। ये बात तृणमूल को शोभा ही नहीं देती है। वो हमेशा से हमने देखा है, जो चीफ इलेक्शन, जब बंगाल के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हुआ करते थे, मैं नाम ले रही हूँ, वो भी अभी बंगाल में तृणमूल के एक काडर की तरह वो लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो तृणमूल ये बात बोल रहे हैं, और जब ममता बनर्जी क्षमता में नहीं थी, उस दौरान उन्होंने बात पर सीबीआई की जांच की। लेकिन जब वो क्षमता में आ गई, जब जानती है कि उनके जो भतीजे हैं, भाईपो के जो कारनामे निकल के बाहर आ रहे हैं, इसीलिए उनको सीबीआई अब भा नहीं रहा। बिल्कुल वैसी बात हो रही है जो अभी शुभीर बाबू कह रहे थे, ही सेड शी सेड वाली, कि उनका ये, मेरा ये, उनका वो। और मेरे पास समय खत्म हो गया है। शुभीर भौमिक, किया घोष और रिजू दत्ता, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी से जुड़ी एक और खबर के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि बंगाल के संदर्भ में
बंगाल में आपने देखा कि वहां पर भी किसान पहुंच गए अपना आंदोलन लेकर के, लेकिन किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को पहली बार अंदर से ही बड़ा विरोध झेलना पड़ा है। अब वैसे तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है, संवैधानिक पद पर है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार को चेताया है कि वे किसानों को खाली हाथ ना जाने दें। उन्होंने कहा कि सरकार 300 साल तक नहीं भूलेगी कि सरदार 300 साल तक कुछ नहीं भूलते हैं। यह बड़ी बात उन्होंने कह दी है। संवैधानिक पद पर जरूर है, लेकिन अगर आप उनके पिछले कुछ बयान देखें तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी प्रो सरकार लाइन लेते आए हैं अब तक। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सत्यपाल मलिक को इतनी जबरदस्त लाइन लेनी पड़ी? भारत माता की। एक साल से राज्यपाल पद पर 3 तबादले झेल चुके सत्यपाल मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने गृह जनपद पहुंचे और किसान आंदोलन पर खुलकर पक्ष रखा। उन्होंने किसानों की इस मांग का समर्थन किया कि एमएसपी को कानूनी मान्यता दे दी जाए। उन्होंने खुलासा किया कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रोकने के लिए उन्होंने पीएम और गृह मंत्री से बात की थी और वो पीएम को सलाह दे रहे हैं कि किसानों को खाली हाथ न जाने दिया जाए। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मांग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहा तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिखों को जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि पूर्ति आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। राज्यपाल मलिक के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार को अब होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। राज्यपाल की नियुक्ति सरकार करती है और वो एक संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए भी उन्होंने ये साहस दिखाया कि सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ वो बोल पाए, और ये साहस अब बीजेपी के अंदर के उन सांसदों को भी दिखाना चाहिए जो मूल रूप से इस बिल के खिलाफ हैं। ऐसे बहुत से सांसद हैं जो व्यक्तिगत रूप से बातचीत में आपसे ये कहेंगे कि नहीं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और बिल वापस लेना चाहिए, लेकिन शायद वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं जो साहस महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने दिखाया है। पहली बार इस देश में हो रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सरकार से ही गुहार लगा रहा है कि ये काले कानून वापस लें, और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि किसान अपने ऊपर हुए अत्याचारों को 300 साल तक नहीं भूलता है। तो ये सच्चाई है। सरकार, मैं समझता हूँ कि कुंभकर्ण की नींद से सरकार को जागना चाहिए और इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। वैसे मलिक अपने विवादास्पद बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरते आए हैं। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल केवल शराब पीते हैं और गोल्फ खेलते हैं। उन्होंने आतंकवादियों से भ्रष्ट नौकरशाहों को गोली मारने की अपील भी की थी। मलिक राज्यपाल होने के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के नेता भी हैं। इस इलाके में जाटों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में जाटों ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया था। मलिक का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब किसान आंदोलन को देश भर में फैलाने की कोशिश हो रही है, और कहीं न कहीं ये बयान सरकार के भीतर बन रहे मतभेद का इशारा भी है। नई दिल्ली में कैमरामैन एन रवि और अखिलेश शर्मा के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
शिव कुमार कक्का जी हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, और सवित मलिक किसान नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कहीं राजनीति तो नहीं है मलिक साहब, सीधी सी बात है कि सत्यपाल मलिक जी ठीक है महामहिम जरूर हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जाट बेल्ट जो है, जो कि कही जाती है, वहाँ उसके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और ये वही जाट बेल्ट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में झंडे गाड़े, 2017 विधानसभा चुनाव में झंडे गाड़े, उसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में झंडे गाड़े, और इस बार इसी जाट बेल्ट में महापंचायतें हो रही हैं कि अब की बार बीजेपी को साफ करना है। तो क्या इसको एक सॉफ्ट फ्रंट की तरह समझा जाए? राजनीति क्या है इसके पीछे? संकेत उपाध्याय जी, पाल जी जो हैं छात्र राजनीति से जुड़े हैं, आंदोलन में बचपन से हिस्सा लेते आए, ये छात्र राजनीति में करते आए हैं। इन्होंने किसानों का दर्द समझा, किसान परिवार से हैं, और इन्होंने जो है आज कल अपने गांव आए थे, वहां पर जो बोला है दर्द जो उनको दिखाया है। और इससे पहले भी जो हमारी कटवाला खाप है, मलिक जो हम लोग लिखते हैं, हरी खाप है कटवाला खाप, हरी खाप चौधरी है बाबा हरिशंकर सिंह मलिक जी, वो भी इनको पहले लताड़। सवित जी एक काम करते हैं, आपकी ऑडियो बार बार डिप हो रही है, इसको जरा ठीक कर लें वरना आपकी बात रह जाएगी, दर्शक पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसको जरा ठीक कर लेते हैं। मैं जल्दी से शिव कुमार कक्का जी के पास जाना चाहता हूं। कक्का जी आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं सत्यपाल जी का बयान? आपने उनके पिछले बयान भी सुने हैं, आपको मालूम है कि वो बयान किस तरीके से देते हैं? जी देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। वो पुराने किसान नेता रहे हैं, समाजवादी रहे हैं, और समय समय पर उन्होंने जब कभी भी इस प्रकार की कोई भी सरकार रही हो तो उनका बयान बहुत अच्छा है। सरकार को बात करना चाहिए। आज 52 दिन हो गए हैं, सरकार संवेदनहीन तरीके से कोई वार्ता किसानों से करना नहीं चाहती है। तो सत्यपाल मलिक जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य है, सराहनीय है, और उनका हम इसका उनको मतलब धन्यवाद सरकार सुने, और साधुवाद क्या देते बोल रहे हैं, हैं। ये सरकार को सुनना चाहिए। जी हाँ, सरकार को वार्ता करना चाहिए, सरकार को सुनना चाहिए। उन्होंने पुराने अनुभव भी शेयर किए हैं, वो अनुभव भी उनको समझने लायक है। सरकार इतने लंबे समय 52 दिन आज हो गए हैं, 302 किसान अभी तक शहादत दे चुके हैं। एक मौसम ठंड का सड़क पर जा चुका है, गर्मी का मौसम आ गया है, और गर्मी का मौसम भी अब जो किसान को परेशान नहीं कर पाएगा। गर्मी भी हम झेलेंगे, बरसात भी हमारी तैयारी है, पर सरकार को निश्चित तौर से एमएसपी पर गारंटी के कानून की दिशा में बढ़ना चाहिए। एक अच्छा माहौल बनेगा, अच्छे माहौल में एक नई डायलॉग से, चर्चा से कोई समस्या का समाधान भी निकलेगा। एक महामहिम जो कि इस तरीके से बयान दे रहे हैं, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कि चुनाव में जिसने भारतीय जनता पार्टी को काफी भारी बढ़त दी है, आप तो जानते ही हैं मतलब किस तरीके से वेस्टर्न यूपी में एकदम एक तरफा वोटिंग हुई थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चेताने की कोशिश कर रहे हैं सतपाल मलिक? देखिए, सतपाल मलिक जी जो है वास्तविकता और किसानों की चिंता जाहिर कर रहे हैं। वो पार्टी के अंदर ऐसे बहुत से नेता हैं, हम मध्य प्रदेश से रघुनंदन शर्मा जी हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने भी बड़ा बयान था कि पार्टी ने बड़ी मेहनत के साथ जनादेश लिया है, इस जनादेश को यूं ही बर्बाद ना करें, किसानों से गंभीरता से बात करें। इस प्रकार से कई और भी नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं रघुनंदन शर्मा जी मध्य प्रदेश से, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी कहा। तो उन्होंने किसानों की चिंता जाहिर की है, साथ ही पार्टी को भी आगाह किया है कि भाई आप किसानों की बात को गंभीरता से सुने और उसकी निराकरण की दिशा में बात करें, ये उन्होंने कहा है। और उनका मकसद कोई और नहीं मुझे दिखाई देता है, ना मुझे कोई लगता है। उनका जो बयान है किसान हितैषी है, किसान के पक्ष में है, बड़े किसान बेल्ट से आते हैं, आज के नेता नहीं है, वो चौधरी चरण सिंह के जमाने के लीडर हैं, सम्मानीय है। और इसके पहले भी वो एक बार बयान दे चुके हैं कि सरकार को वार्ता करना चाहिए जब वो पंजाब कश्मीर के राज्यपाल थे।
तो ये कोई नया विषय, इनके 2 बार बयान आ चुके हैं। हाँ जी हाँ सवित जी, आपकी बात रह गई थी जी, बताएं। हाँ सर, हम ये कह रहे थे कि सतपाल जी जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो अपना दर्द बयां किया है, उसी को, किसानों का जो दर्द समझा है, उसी को लेकर उन्होंने इतनी बातें बोली है। और कोई आदमी संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर ऐसी बात बोल रहा है, उन्होंने कहा है कि किसान खाली हाथ नहीं जाएगा, किसान का अपमान ना करो, और सरकार अहंकार में आ गई है और एमएसपी तो मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दर्द है किसान का। तो आपको लगता है आगे और नेता भी इस तरीके से चेताएंगे सरकार को? सर, बहुत पहले हमारे क्षेत्र से एक विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, एक जगह के एक सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं सरकार में जो चाहते हैं कि किसानों का भला हो और किसानों की ये जो जायज मांग है ये मानी जानी चाहिए, लेकिन वो लोग दबाव में हैं। और सतपाल मलिक जी पहले से खुले विचार के हैं, इन्होंने समय समय पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भी इन्होंने मध्यस्थता की थी और उस आंदोलन को खत्म कराने का काम किया था। जी, सवित मलिक जी और शिव कुमार कक्का, अब देखते हैं सरकार सुनती है या नहीं, क्योंकि एक बयान, बड़ा बयान आया है। अब तक लोग उम्मीद नहीं करते थे कि वो इस तरीके का बयान देंगे, लेकिन उन्होंने दिया। सरकार इसको किस तरीके से देखेगी, और क्या ये एक बयान रह करके रह जाएगा या और लोग भी बोलेंगे? क्योंकि देखिए, राजनेता एक जबान बहुत अच्छी से समझते हैं और वो है राजनीति की जबान। और अगर फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और अगर वहां से ये रिपोर्ट आए कि चुनाव में जीत नहीं पाओगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या ये जबान सरकार समझेगी? बड़ी बात है। आगे देखना पड़ेगा कि और कौन नेता हैं जो इस तरीके से किसानों के हक में बोलेंगे कि वो 300 साल तक भूलेंगे नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं प्राइम टाइम में। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। प्राइम टाइम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की उस पीआईएल पर बवाल हो गया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुरान की 26 आयतें निकालने की मांग की थी। उनका दावा है कि ये आयतें आतंकवाद सिखाती हैं। इस पे लखनऊ में मुसलमानों ने एक इल्जाम में वसीम को इस्लाम से निकालने का ऐलान किया गया है और कहा गया कि उन्हें मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जाएगा और ना ही कोई मौलाना उनके जनाजे की नमाज पढ़ेगा। वसीम के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा अलग अलग शक्ल में अलग अलग जगह जाहिर हो रहा है। लखनऊ में बड़े इमामबाड़े के सामने हुए इस सम्मेलन में शिया सुन्नी दोनों फिरकों के मौलानाओं ने उन्हें इस्लाम से खारिज करने और उनके खिलाफ मुकदमा चला के गिरफ्तार करने की मांग की। मकसद उसका बिल्कुल साफ है, तो उसको अपने को बचाना है। सीबीआई जांच हो रही है और उसके अलावा वक्फ काउंसिल जो सेंट्रल है उसने भी इसके खिलाफ रिपोर्ट पूरी टोटल दे दी है। इसने बड़ी बेईमानियाँ की हैं, बड़े बहुत गबन किए इसने। दूसरी एक ख़तरनाक इत्तला हमको ये भी मिली है सूत्रों से कि अभी कुछ दिन पहले नेपाल गया था, वहाँ चीनी और कुछ पाकिस्तानी लोगों से वहाँ इसकी मुलाकात हुई। इसके बाद कुछ लोगों ने लखनऊ में ताल कटोरे की करबला में वसीम की हयाती कब्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हयाती कब्रें वो कब्रें होती हैं जिन्हें लोग अपनी जिंदगी में अपनी पसंद की जमीन खरीद कर उस पे कब्र की अनुकृति बना देते हैं। इस विवाद पे वसीम ने वीडियो मैसेज भी जारी किया। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं। हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे, जब तक हम जिंदा हैं,
अगर हमको जब भी ये बात महसूस होगी कि ये लड़ाई हम हार रहे हैं तो हम अपना सुसाइड कर लेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। कुरान की हर आयत का एक पस मंजर यानी संदर्भ या पृष्ठभूमि है, जिसकी जानकारी के बिना कुरान को समझना नामुमकिन है। उलेमा कहते हैं कि कुरान की जिन आयतों में जिहाद की बात की गई है, वसीम उसे हिंसा से जोड़ रहे हैं, जबकि इस्लाम में मोटे तौर पे 4 किस्म के जिहाद हैं। जिहाद बिन नफ्स यानी अपने अंदर की बुराइयों से जद्दोजहद, जिहाद बिल इल्म यानी ज्ञान हासिल करने के लिए जद्दोजहद, जिहाद बिल माल यानी आर्थिक हालत ठीक करने को जद्दोजहद, जिहाद बिल अमल यानी अच्छे कर्मों के लिए जद्दोजहद। जिहाद बिल अमल की 4 किस्में हैं। पहला नैतिक मूल्यों के लिए जद्दोजहद, दूसरा माँ बाप की सेवा के लिए जद्दोजहद, तीसरा खुदा की इबादत के लिए जद्दोजहद और चौथा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद। उलेमा कहते हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद के लिए कुरान की आयतों को गलत तरीके से पेश किया जाता है। पूरे कुरान मजीद में चैलेंज के साथ हम कहते हैं, जहाँ जहाँ क़िताल का लफ्ज़ आया, जहाँ जहाँ क़िताल का लफ्ज़ आया है, वहाँ कुरान ने ये बयान दिया है कि देखो अगर तुम पर हमला हो, तुम्हारे साथ जंग की जाए, तब तुम जंग लड़ो। नहजुल बलागा में हज़रत अली ने इरशाद फरमाया है कि देखो जंग में कभी पहल न करना, जब दुश्मन पहल करे तब तुम डिफर करो। यही रसूलुल्लाह का कौल भी था। उलेमा का इल्ज़ाम है कि वसीम का मकसद हिंदुओं की नज़र में मुसलमानों को काबिल नफरत बनाना है, ताकि कम्युनल पोलराइजेशन बढ़े, जिससे उनके नेताओं को चुनावी फ़ायदा हो। तमाम धर्मों की बहुत सारी बातों को लेकर के विद्वानों में हमेशा से मतभेद रहे हैं, लेकिन ये मतभेद नहीं, ये शोशेबाजी है और इसका नतीजा सिर्फ विभाजन ही हो सकता है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।